मस्त एकदम। कैसी चल रही है तैयारी? हम्म। टॉपिक है आपका चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एसएम बैच DI 1 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें ऐसे जनरल देखी थी, और ये चैप्टर टोटल 5 पॉइंट्स में खत्म हो जाता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल्स। वेटेज है चैप्टर की 10 नंबर की। 10 मार्क्स की वेटेज है एग्जाम में आपके हर चैप्टर की। टोटल आप मान के चलो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 50 मार्क्स का करना होगा। टोटल तो 120 नंबर का पेपर आता है ना। तो ये 5 टॉपिक्स है जो इस पूरे चैप्टर में खत्म करना है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। देर इज ओनली 5 टॉपिक्स व्हाट वी नीड टू लर्न। टॉपिक 1 इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम। टॉपिक 2 इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। एंड द 4 वन इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटेजिक लेवल्स। जो कंपनी में लेवल्स होते हैं ना, अलग अलग, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या? सेट ऑफ एक्टिविटी है, मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो कंपनी के मैनेजर्स अंडरटेक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपनी कंपनी को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में मार्केट में लेके आए, ताकि कॉम्पीट कर सकें। चाहे कंपनी हो, चाहे सीए फर्म हो, अगर वो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाए एक दूसरे से, तो हो सकता है वो सीए फर्म जो ऑपरेट सीए कर रहा हो उसको जॉब में जाना पड़े एक टाइम बाद। आई हैव सीन सो मच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु एंटर्ड इनटू प्रैक्टिस बट संभाल नहीं पाया, उनको जाना पड़ा जॉब में। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं। अब क्लाइंट्स क्लाइंट्स तो बहुत सारे चार्टर्ड है, कोई एक डॉक्टर थोड़ी है। वही हाल समझो आप। बट उसमें भी जो कंपीट सक्सेसफुली कर रहा है बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में, वो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहा है। इवन 10 जॉब वालों को तो अपने अंडर रख सकता है, हाईएस्ट पेड वालों को तो। मतलब जो कॉम्पीट कर पा रहा है, बेटर मेहनत कर रहा है। ऐसी कंपनीज में भी होता है। हर कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई प्रोडक्ट हेड है। व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्ट हेड? प्रोडक्ट हेड कि कंपनी का अगर ये प्रोडक्ट है, उसका हेड कौन? उस हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, फाइनली में आंसरेबल वही होगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज आप देखो, प्रोडक्ट निकालती, कई सक्सेसफुल होते, कई फेल हो जाते हैं। देखा भी होगा आपने। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होती है एंड ऑफ द डे? जो प्रोडक्ट हेड होता है। समझ में आ रहा है? और उसको पेमेंट भी बहुत मिलती है। तो कह रहा है जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपनी कंपनी को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लेके आए, ताकि कंपीट कर सके किससे? अपने कॉम्पिटिटर से सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। नेचर क्या है?
डेवलप करोगे पहले अपना विजन, अभी बात करेंगे विजन किसे कहते हैं, मिशन डेवलप करोगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, क्रिएट चूज इंप्लीमेंट करोगे स्ट्रेटजीज को, और मेजर करोगे, लास्ट में परफॉर्मेंस को अपनी इवेल्युएट भी करते रहोगे। इवेल्युएशन से ये पता चलेगा कि मैंने कितना परफॉर्म किया। जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने का पर्पस क्या है? एक्चुअल में सी इंस्टीट्यूट को तो ऐसे ही पास कर देना चाहिए, जब सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो पेपर लेने की क्या जरूरत। पेपर बेसिकली क्यों होता है, कभी गौर किया आपने? पढ़ तो सभी रहे ना, इंडिया में सारे सीए स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं। जब पता है 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनको सीधा मार्कशीट दे दो। पेपर लेने की क्या जरूरत है? पेपर क्यों लेता है? यस भाई, तुम हो सकता अपने एंगल से पढ़ रहे हो, बट आईसीआई का स्टैंडर्ड जो, क्या उनके हिसाब से आपने पढ़ाई की? तो उसके लिए इवेल्युएशन जरूरी है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो आपको लगा होगा कि मैं इतने नंबर मार दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, सोचा ही होगा। लेकिन फाइनल राउंड जब होता तो उसमें अलग सिस्टम रहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता आप अपने स्टैंडर्ड से बेस्ट हो, बट आईसीआई के स्टैंडर्ड को मीट आउट आप नहीं कर पा रहे हो जो उसको चाहिए। तो ये भी एक डिफरेंस आता है, कंपनीज को भी करना होता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे कैडबरी का मैंने एग्जाम्पल दिखाया था आपको। कैडबरी तो जानते होगे, चॉकलेट वाली। कैडबरी कैसे पहले बच्चों के लिए चॉकलेट बनाती थी, फिर यूथ के लिए चॉकलेट बनाना शुरू किया, और अभी की डेट में किसकी, सबके लिए बना रही कि नहीं बना रही। तो इसका मतलब उसकी ऑडियंस कौन है, उसका कस्टमर बेस कौन है, कौन है उसका कस्टमर बेस? भाई कैडबरी, कैडबरी का कस्टमर बेस कौन है आज के डेट में? पूरा है, पूरा इंडिया है। चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जो हो, सब कैडबरी के क्या है, कस्टमर है कि नहीं है? अब देखो सास बहू भी कस्टमर है कि नहीं, कंपनी के लिए। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सैमसंग, सैमसंग के लिए भी कस्टमर है, सैमसंग अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। उसके बाद क्या चल रहा है, नाम सुना है? सिर्फ ये एक बज़वर्ड, एक मार्केटिंग के थ्रू कंपनी कई 100 करोड़ की कंपनी बन गई कम टाइम में, विनी ग्रुप। जुबान जुबान पे था ना। सोचो, जे मतलब कंपनी को जे कर्व मिल गया। जे कर्व मतलब जे कर्व उसे कहते हैं जब कंपनी का अचानक से सेल्स बढ़ जाए। तो कंपनी की अब इसके लिए आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही हो गया होगा या पूरी टीम होगी उनकी? टीम होगी, वो आइडियाज को कैप्चर किया होगा, उन्होंने थॉट प्रोसेस देखा होगा, फिर ये डिजाइन हुआ होगा, राइट? जैसे गूगल, कितने लोगों को पता है गूगल? देखो, एक चीज छोड़ के बाकी सब कुछ गूगल पे है, खुद को ढूंढना, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें गूगल पे, बस कौन नहीं मिलेगा, आप नहीं मिलोगे। वो फेसबुक वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। खुद को खोजना है तो अपने अंदर जाना पड़ेगा, दुनिया को खोजना है गूगल पे। समझ में आ रहा है? इस एड को ध्यान से देखेंगे सब लोग, फिर मैं इस एड से क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्वेश्चन पूछूंगा अभी लास्ट में।
द स्टोरी बिहाइंड गूगल। गूगल ने पूरे कॉन्सेप्ट ड्राफ्टिंग में कहीं भी ऐड किया कि वी आर द नंबर वन सर्च इंजन? हेलो एवरीवन, कहीं पे इस ऐड में गूगल ने ये बताया कि वी आर नंबर वन सर्च इंजन? देखा ना आपने? अब देखो एकदम एक्टिव रहोगे तभी बता पाओगे आप। पूरे ऐड में गूगल ने ये कहीं लिख के बोला कि वी आर द बेस्ट या वी आर द बेस्ट सर्च इंजन? तो उन्होंने किया क्या है इस ऐड में? आपको पता है ये ऐड वायरल हो गया था गूगल का, और अचानक से सर्चेस बढ़ गई थी गूगल पे। दे क्राफ्टेड द स्टोरी बिटवीन द टू नेशन इन वेरी ब्यूटीफुली वे, और अपना मैसेज भी गूगल ने दे दिया इस वीडियो में, इस एड में उसने, कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी डू। देखा आपने? सर्च करते हुए दिखाया ये चीजें से पूरा, मतलब अपना मैसेज भी कम्युनिकेट कर दिया गूगल में कि व्हाट वी डू, बट कहीं पे ये बोला वी आर द नंबर वन या वी आर द ओनली वन, नॉट एट ऑल। तो जब ये ऐड, अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ी गूगल लिंक को, ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है, या हर कंपनी को जरूरत पड़ेगी? मार्केट को समझोगे नहीं, कस्टमर को समझोगे नहीं, तो कस्टमर तुम्हें समझना बंद कर देगा। यस या नो? अभी दिल पे लगेगी ये बात बोलूंगा तो। आप सब लोग भी, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कई बार हम प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, लोगों को नहीं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। देखा होगा, जैसे हम कोई एक्स ब्रांड का मान लो कोई शैम्पू या कुछ यूज कर रहे हैं, या कुछ भी मान लो, सोप या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट, या सिम ही मान लो, कई बार हम छोड़ देते हैं, दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। वाई? कहां गई आपकी लॉयल्टी? कम ऑन एवरीवन। अब ये मत कहना सर मैं तो बस एक बार जिस ब्रांड को छू लिया ना, इस जन्म में तो नहीं छोड़ने वाली। शिफ्ट आप कर जाते हो कि नहीं कर जाते? किया भी होगा इसमें, मुझे लगा 99% ने तो कुछ ना कुछ चेंज किया ही होगा। कुछ नहीं तो किसी ने अपने हेयर ड्रेसर को ही चेंज कर दिया होगा। है या नहीं है? क्यों होता है ऐसा? आई लव यू टिल आई फाइंड समवन बेटर देन यू, राइट? ये है गलत, ये नहीं। मतलब आई लव योर प्रोडक्ट टिल आई फाइंड समवन बेटर देन यू, ऐसे समझने का। तो हम तब तक प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट उससे बेटर कोई आ गया तो आप शिफ्ट होते हो कि नहीं होते हो? अच्छा, बोल देता हूं भी। पूरे इंडिया के करोड़ों कस्टमर्स एयरटेल पे ट्रस्ट दिखा रहे थे। किस पे दिखा रहे थे? कहां गई वो लॉयल्टी, कहां गई वो ट्रस्ट पिछले 10 सालों का? अचानक से एक एंट्री मारता मार्केट में जिसका नाम है जियो, और अचानक से कस्टमर्स की लॉयल्टी कन्वर्ट हो गई, देखो, बिट्रेयल में। शिफ्ट क्यों हो गए सब? कई तो इसमें ही बैठे होंगे जो शिफ्ट होके बैठे होंगे। क्यों शिफ्ट हो गए सब? बेटर। आज की डेट में देखो इसके कस्टमर बेस भी ज्यादा है जियो के। अभी क्लास में ही देखो आपके आधे से ज्यादा तो जियो वाले बैठे होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। क्या है? ह्यूमन नेचर है। गुड थिंग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यस या नो? तो गुड प्रोडक्ट कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? जैसे कुछ दिन, और एक वर्ड है, कस्टमर्स लॉयल्टी इज इक्वल टू कस्टमर रॉयल्टी। क्या? या ऐसे ही बोल लो, कस्टमर्स लॉयल्टी इज इक्वल टू रॉयल्टी। ट्रू और फॉल्स? क्यों? रॉयल्टी लीड्स टू, लॉयल्टी लीड्स टू रॉयल्टी। क्यों? कितने लोगों ने आईबीएम का नाम सुना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, सुना होगा। क्या करती है? आपने किया है? ठीक है। तो एक बार आईबीएम ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसी प्रोडक्ट के लिए जापान को। किसको दी थी? जानते हो ना? जापान, उसको दिया था। तो आईबीएम ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट बना देना और 3-4 मतलब मिस्टेक्स चल जाएंगी, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट चल जाएंगे। किसने बोला? आईबीएम ने। डियर जापान, 3-4
डिफेक्टिव प्रोडक्ट चल जाएंगे। और जब जापान ने उनका प्रोडक्ट बना के दिया ना आईबीएम को, जीरो डिफेक्ट। क्या? और कंपनी ने कहा था 3-4 तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जीरो डिफेक्ट। द पावर ऑफ जैपनीज। सुना भी होगा अब नेशनलिज्म और उनकी क्वालिटी, काम करने का तरीका। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन जीता है, रिसर्च करके देख लेना। अब पूरी दुनिया में ईश्वर का सबसे फेवरेट कंट्री कौन सा बर्बाद करने के लिए है या नहीं? सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, अर्थक्वेक्स कहाँ से? दोबारा खड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते नहीं हो जाते, उनकी आदत में। तो जब जापान ने आईबीएम को ये चीज दिया, आईबीएम शॉक हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। तो जापानीज ने कहा कि ये तो हमारा बेंचमार्क है सर। क्या बोला उन्होंने? बेंचमार्क। बेसिकली वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, मतलब ताकि कस्टमर्स की लॉयल्टी आ सके। क्या आ सके? लॉयल्टी आ करे। उनको पता अगर एक बार कस्टमर की लॉयल्टी आ गई तो पूरी जिंदगी रॉयल्टी आएगी। बट जनरली कंपनीज क्या करती हैं? जनरली कंपनी ये करती है कि एक बार कस्टमर को पागल बना लो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विजन फ्लॉप हो जाता है उनका। कितने लोग मानते हैं कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है और कंपनी ने अच्छे से सर्विसेज दी है तो वो कस्टमर कंपनी के लिए एजेंट भी बन जाता है, सेल्स पर्सन भी बन जाता है। इनडायरेक्ट बात बोल रहा हूं, डायरेक्टली कुछ समझो आप। होता है नहीं होता? चलो देख लेते हैं फिर। मूवी देखते हो आप लोग पीवीआर में जाके? कभी नहीं। मैं नहीं पूछ रहा किसके साथ कब गए हो, मुझे नहीं, देखे हो कि नहीं देखे हो। आपने नोटिस किया होगा जो मूवीज आपको अच्छी लगती है कोई पूछ नहीं रहा होता है आपसे, ना आपका दोस्त पूछ रहा होता है ना कुछ, कहते इधर बैठ पहले तूने मूवी देखी क्या? क्या आपको राजा मौली ने, डायरेक्टर है ना, RRR दुनिया भर की सारे, KGF, बहुत सारी मूवीज है, तो क्या उन्होंने आके आपको पेमेंट कर रहे हैं क्या आपको? फिर आप क्यों रिकमेंडेशन दे रहे हो? सोचो जरा, आप अपनी आदत के बारे में सोचो 2 मिनट। किया होगा आपने कोई ना कोई तो रिकमेंड, क्यों करते हो आप? एक बच्चा मन में कह रहा मैं तो आज तक मूवी ही देखने नहीं गया। क्यों करते हो आप? पेमेंट मिलती है क्या आपको कोई? फिर यस, मतलब वो जैसे अंदर से कुछ रहा नहीं जाता, अंदर से कोई मतलब जैसे बोलता है यार अच्छी मूवी यार, सबको देखने का हक है, सबको रास्ता दिखाओ। अब मेरे जैसे कई होते हैं वो तो 10-10 15-15 लोगों के टिकट भी कर देते हैं कि तू भाई जा, ये पकड़ टिकट, ये मूवी देख के, बहुत बढ़िया मूवी है। कहते भाई ये तो बहुत अच्छी मूवी है, तो जाना ही पड़ेगा। तो मूवीज का क्या है कि वो हम सेल्स पर्सन बन जाते हैं। व्हाट दे आर डूइंग द बिजनेस और नॉट, दे आर डूइंग द बिजनेस और नॉट, दे आर डूइंग द बिजनेस और नॉट। आ रहा है ना अभी? और एक बात बताओ, उससे मूवीज चलती हैं फ्लॉप हो जाती हैं? अब बताओ। मार्केटिंग, और एक होती है माउथ पब्लिसिटी, मार्केटिंग थ्रू माउथ पब्लिसिटी विच इज मोर डेंजरस। मतलब सेल्स के पर्पज से बहुत हाइक होती है सेल्स, माउथ पब्लिसिटी। उसमें सीधा बंदा जाके टिकट खरीदता है। होता है नहीं होता? ऐसी बहुत सारी मूवीज जो बाद में हिट हुई, माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि मार्केटिंग का बजट कम था उनका। जैसे अभी रिसेंट में एक मूवी हिट हुई, कौन सी? 12th फेल, लेस मार्केटिंग बजट, और हैशटैग रीस्टार्ट, और अभी वो मूवी आई थी ना जिसका गाना काफी वायरल हुआ था, हाँ, स्त्री। स्त्री का भी बजट कम था, एड कैंपेन कम थे, इतने नहीं थे उस लेवल पे, बट माउथ पब्लिसिटी की वजह से बहुत सेल्स हुई है उसकी। देखा होगा, टोटल ग्रॉस कलेक्शन चेक कर लेना जाके। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके डायरेक्टर्स ने, माउथ पब्लिसिटी एंड ऑल सारी चीजें, बहुत फैक्टर्स हैं उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी प्रोडक्ट हिट कैसे होता है? हिट करने के लिए टीम होती है, प्रोडक्ट हेड होते हैं, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और लास्ट में फिर, और इसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं।
और अगर तुम्हें स्ट्रेटजीज बनाना आ गया तो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे लाइफ, दोनों में तुम टॉप रहोगे। मैं नहीं कह रहा हूं ओनली वन रहोगे, बट टॉप में रहोगे, अपने कंटेक्स्ट में खुद खुद के रिजल्ट्स को बेटर करते रहोगे आप। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पढ़ने का पर्पस ये नहीं है आपके कि 50 में से 50 मार्क्स आ जाए। वो तो ठीक है, 50 में 50 मार्क्स आ जाएंगे, बट मजा आएगा जब 50 करोड़ आपके अकाउंट में पड़े हों। और वो भी क्यों? इसको अप्लाई करके, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके। उस एंगल से इस चैप्टर को आपको पढ़ना, पूरा प्रैक्टिकल, रियल लाइफ। और आज के डेट में देखो, हर कंपनी कोई ना कोई मार्केटिंग कर रही है, कर रही नहीं कर रही, और ड्रास्टिकली कर रही। चलो दिलजीत के कंसर्ट में ले चलते हैं आपको। आपने देखा जब दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट थे, इतना महंगा था, जो भी चीजें थी, मैं तो गया नहीं था, तो उसमें एक कंपनी देखा कि भीड़ तो बहुत आएगी, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का, मैट्रिमोनियल साइट है वो, तो उसने देखा कि क्राउड तो बहुत आएगा, दिस इज द बेस्ट वे टू डू मार्केटिंग। पानी की बोतल्स छोटी छोटी, उस पे ऐसी मार्केटिंग की, मतलब ऐसे, मतलब जैसे मैच मेकिंग टाइप ना, अपना जो उसका पर्पस था ना कंपनी का, वो कन्वे कर दिया, और फ्री दे रहे थे बोटल्स। लोगों को बड़ा पसंद आया आइडिया। कई लोगों ने ऐसे उसको क्लिक करके, वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, फ्री की मार्केटिंग होगी कि नहीं होगी? लेट्स से 10,000 पीपल, एवरेज पर्सन के ऑडियंस अगर फेसबुक इंस्टा अगर ऐड कर लो आप, तो 1000 तो मान लो, एवरेज ले रहा हूं मैं, सबका एवरेज, कई उसमें 10 लाख वाले भी थे, एवरेज अगर करोगे, कंपनी उसी दिन 50 लाख लोगों तक पहुंच गई थी, डायरेक्टली कम तक, इनडायरेक्टली 50 लाख। एड क्लिक किया, डाला ना, वैसे कोई डालता क्या? नहीं डाला। पावर ऑफ मार्केटिंग, ब्यूटिफुली कन्वेड द कंपनी मैसेज टू द ऑल इंडिया, व्हाट वी डू, व्हाट वी आर। तो दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तीनों में फाइट चल रही थी। शुरू शुरू में अपना एयरटेल था, बाद में आ गया क्या, वोडाफोन, एयरटेल, ये दोनों चल रहे थे। लास्ट में एंट्री किसकी होती है? जियो की होती है। फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर, 4G में, 4G में फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर कौन आया? जियो आया। और आते मार्केट को क्या किया? पूरा मार्केट कैप्चर, कोलैप्स हो गया पूरा। भाई जो महीने का रिचार्ज कराते थे तो 2GB मिलता था उतने ही प्राइस में, अभी क्या हो गया? अब डेली मिलता है। इतना टाइम भी नहीं होता, कंज्यूम भी नहीं हो पाता। अब जिसके पास टाइम हो कंज्यूम कर ले, वो अलग बात है, बट जनरली वो वेस्ट ही जा रहा है, डेली का डेली। क्रेडिट गोज टू जियो। डेटा कंजम्पशन में भी हम नंबर 1 पे हैं पूरे दुनिया में, इन सबको क्रेडिट जा रहा है। डेटा कंजम्पशन की हमारी आदत पड़ गई है। आज के डेट में अगर हमें खाली बैठना हो तो हम बैठ नहीं सकते। सपोज हमें रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन आधे घंटे लेट है सर्दियों में, तो वो आधा घंटा कैसे पता चले बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यस या नो? यस या नो? पहले आधा घंटा बिताना बड़ा मुश्किल होता था, अभी बस पता ही है, बस 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 नोट गिनना है खाली, 1, 2, 3, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे गिनना है। और मैंने कई जगह देखा। अच्छा, एक बात मैं शॉक रह गया, आई वेंट इनटू फ्यूनरल सेरेमनी, फ्यूनरल में एक पर्सन के गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ वो कार्यक्रम सारा होता है, लाश जल रही है आगे उधर सब, तो और ये बात है पहाड़ों की, हिली हिली एरिया, जब ऋषिकेश जानते होगे आप तो, मैं कह रहा था जानते ही नहीं। ऋषिकेश में आप देखो, वो जानकी झूला के पास में एक वो शमशान है वहाँ पे, तो वहाँ ये हो रहा था, तो मैं गया हुआ था अपीयर होने यहाँ से, हम दो दोस्त गए थे, तो देखा वहाँ पे सब, पहले सब बातें वहाँ सब हो रहा था, सामने बंदा जा रहा था, और कुछ देर तो सबने देखा, 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे, मुश्किल से 15, 20 मिनट। उसके बाद सबने मोबाइल, मतलब मोस्टली लोग, कुछ लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे, ये कौन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अरे ये सरकार, ये वो, ये सब चल रहा था। और कुछ कह रहे थे बहुत टाइम लग रहा है यार।
दे वर डिस्कसिंग, आई वाज शॉक, इतने होली प्लेसेस पे जहाँ मतलब कि मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा था। आई एम अ डेंजरस ऑब्जर्वर, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो मैं खामोश होकर बस सारी देख रहा था, वॉच कर रहा था वो क्या रहा है। कोई आपस में डिस्कस कर रहा है, कोई कह रहा है भाई ऑफिस भी जाना है, तैयारी करनी है कल की, आज तो लॉस हो गया इनके चक्कर में, आज तो लॉस हो गया इनके चक्कर में। मतलब तुम्हारे चक्कर में कोई बंदा जाए भी ना इस दुनिया से। तो उसके बाद फिर वो होता है। फिर उसमें से एक महानुभाव थे मेरे बगल में थे, इस साइड में। उनको देखा मैंने, उन्होंने थोड़ा उन्हें इतनी रिस्पेक्ट की उन्होंने कि आवाज़ थोड़ी स्लो रखी, फुल साउंड नहीं था, स्लो करके एक दो तीन चार ये शुरू। मैंने कहा सही है। तो वहां समझ में आया कि गलत है सोच तेरी कि लोग रोएंगे तेरे जाने के बाद। क्या बोलो एक बार साथ में। गलत है सोच तेरी कि लोग रोएंगे तेरे जाने के बाद, मैंने मुर्दे की चलती भीड़ में लोगों को हंसते देखा है। मैंने मुर्दे को ले जाते हुए लोगों को पीछे हंसते देखा है। तो ह्यूमैनिटी, तो भैया यहां तो मरने पे ये हाल है, प्रोडक्ट तो बहुत छोटी बात है। प्रोडक्ट तो यूं बदल देती है ऑडियंस, है कि नहीं। अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा तो बदलना भी चाहिए या नहीं चाहिए, बदलना चाहिए नहीं चाहिए, प्रोडक्ट तो बदलना चाहिए। घर से निकाल के फेंका ना आप सबने नोकिया को। मुझे अब भी याद है कि छोटा था तो घर में यही फोन देखा था मैंने अपने पहले। ज्यादा पुराना मॉडल नहीं हूं मैं, डिजाइन इन 90s। तो तो मैंने अपने घर में फर्स्ट टाइम यही फोन देखा था। आपने भी शायद सुना होगा इस फोन के बारे में, चलाया है, प्रणाम हो प्रभु आपको। तो यही फोन देखा था, लेकिन आज के डेट में लोगों ने इसके साथ बिट्रेल क्यों किया। यस, जमाने के हिसाब से ये चेंज नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इसे चेंज कर दिया, इस कंपनी को ही चेंज कर दिया। सैमसंग एंड्रॉइड की पावर समझ रहा था जब आने वाला था, बट नोकिया का जो सीईओ था वो विंडोज विंडोज की अपने मतलब एडमेंट था अपनी थॉट प्रोसेस में, मतलब वो होता नहीं आई एम ऑलवेज राइट अप्रोच। उसकी टीम बोले थी सर एंड्रॉइड आने वाला, एंड्रॉइड की पावर समझो। वो कह रहा जस्ट शट अप, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अ सीईओ ऑफ दिस कंपनी। और वो विंडोज पे फोकस कर रहा था। सैमसंग पता था कि ये होने वाला है, आया और क्या कर गया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट शेयर ले गया कि नहीं इंडिया का, लार्जेस्ट शेयर था एक टाइम पे सैमसंग के पास, अभी भी है। और इनका क्या हुआ, सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है नहीं सर्वाइवल के लिए। वरना इनका छोटा फोन स्टार्टिंग में, फिर नोकिया 6600 करके आया था, बहुत सक्सेसफुल थे इंडिया में। एंड काश की एंड्रॉइड पहचान लेते तो इंडियंस इनको कभी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि मेमोरीज जुड़ी होती थी, दादा का बेटे का ऐसे पूरा। अब क्या करें, अब जैसे आप लोग भी स्ट्रेटजी बनाओगे सी एंटर क्रैक करने के लिए, सी एंटर क्रैक करना है तो स्ट्रेटजी बनेगी या ऐसे ही हो जाएगा। सोच के बताओ, स्ट्रेटजी बनाते हो नहीं बनाते हो। एक बच्चा कह रहा है स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, सी एंटर क्रैक करने की कौन सी स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, फाउंडेशन क्रैक करने की स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी आपने। कुछ तो रहा होगा कि इसमें तो बस किसी तरह ईश्वर 42 नंबर आ जाए 40 में 1 किलो लड्डू एक्स्ट्रा ले लेना मुझसे, ठीक है। और ईश्वर कह रहा है तू मुझे लड्डू चढ़ाएगा, ये पूरा यूनिवर्स मेरा है, तू मेरी चीज मुझे ही दे रहा है, मैं तो तेरे भाव का भूखा हूं। किसका भूखा हूं, भाव मतलब प्राइस या इमोशंस। प्राइस मैटर नहीं होता, इमोशंस। तो स्ट्रेटजी बना के एग्जाम क्लियर होगा, चाहे सी एंटर हो, चाहे सी ए फाइनल हो, चाहे सी ए फाउंडेशन हो, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम आते हैं एक बार कुछ कंपनीज के बारे में, कुछ चीजों के बारे में। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन नाम सुना इससे पहले।
विजन क्या होता है? नजरिया। नजरिया, क्या बात बोली है, नजरिया। नजरिया। देखो, ये तो मैं भी बोलता हूं कि जिंदगी में वो इंसान ना बनना, जिंदगी में वो इंसान नहीं बनना आपको जो जादू देखना चाहता हो। क्या देखना चाहता हो? जिंदगी में वो इंसान मत बनना जो जादू देखना चाहता हो। जिंदगी में वो इंसान बनना जो सुख और दुख, सफलता असफलता दोनों को बाहें फैलाता हुआ और स्माइलिंग फेसेस के साथ एक्सेप्ट करे। ऐसा इंसान बनना है। विजन बेसिकली के सिंपल वर्ड में मैं पहले बोलूं आपको, विजन कभी भी फिजिकल आईज से नहीं दिखता, वो मन की आंखों से दिखता है। किससे दिखता है? मन की आंखों से। अब ध्यान सुना ये कोटेशन, अ मैन विदाउट आईज इज ब्लाइंड। बोलो एक बार साथ में, अ मैन विदाउट आईज इज ब्लाइंड, बट अ मैन विदाउट विजन इज डेड। बोलो एक बार। मैन इंक्लूड्स वीमेन ऑल्सो, कहीं यहां बवाल मचाओ, ठीक है? इंक्लूड्स डीम्ड मान के चलना। बोलो एक बार। अब आपको दिक्कत हो तो मैन हटा के वहां पर्सन लिख देता हूं, ठीक रहेगा? अब बोलो। आप देखो कितना फील आया सेंटेंस में। बोलो। बट विदाउट विजन इज डेड। क्या है आपका विजन? थिंक अबाउट। विजन बना है? विजन का सिंपल मतलब डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ पर्सन, कि तुम फ्यूचर में अपने आप को अल्टीमेट कहां देखना चाहते हो। तो ऐसी कंपनीज का होता है कि डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्या? डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ कंपनी। देखो, कुछ वर्ड होता है, पहले मैं इसको ब्रीफिंग कर देता हूं। एक विजन, एक मिशन, उसके बाद आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज। बोलो एक बार। और लास्ट में वैल्यूज। यही चार चीजें होती है। और ध्यान सुनो इन चारों का सिंपल वर्ड में, एक एक वर्ड में मतलब क्या होता है। विजन मतलब कहां जाओगे। विजन मतलब जाना कहां है। ऐसे ऐसे मूवमेंट करो, जाना कहां है, हैरत के साथ। जाना कहां है? हैरत नहीं दिख रही चेहरे पे। जाना कहां है? हाँ। मिशन मतलब क्यों जाना है। मिशन मतलब क्यों जाना है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक्शन प्लान। क्या होते हैं वहां पे? एक्शन प्लान। अब वैल्यूज कैसे, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे। वैल्यूज क्या बताते हैं आपको? हाउ यू विल बिहेव व्हेन यू रीच देयर, राइट? ये चार चीजें। विजन मतलब, ठीक है। वाई मतलब, वाई के कौन आंसर देता है? विजन है मिशन? यस। विजन मतलब कहां जाना है, मिशन मतलब क्यों जाना है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लान, और वैल्यूज कैसे बिहेव करोगे। यही चार चीजें हैं बस, इसी के बारे में पढ़ना है। विजन मतलब जैसे एक कंपनी आज पॉइंट 1 पे है, वो फ्यूचर में 10 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाह रही है। ये है विजन। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज अ विजन। विजन का मतलब, बोलो ये लाइन, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना चाहती है, उसको बोलते हैं विजन। देखो, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या है, कि कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहती है। जैसे आप लोग भी पता नहीं अपना विजन बनाया है नहीं अपना, बट कई स्टूडेंट अपना विजन बना के रखते हैं कि फ्यूचर मुझे बनना क्या है। कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसे। कि इससे याद आया, इस कोटेशन से, डीएस ग्रुप का नाम सुना आपने? डीएस ग्रुप। अब आज से जब भी तुम कोई चीज खाओगे, पैकेजिंग में जितने भी, उसकी कंपनी के बारे में जरूर देखोगे, क्योंकि अब ऐसा शुरू हो चुका है। उसको देखना कौन सी कंपनी क्या बना रही है। तो जैसे एक ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा, नहीं ये नहीं, रजनीगंधा का नाम सुना आपने? सुना आपने? ये नहीं, रजनीगंधा कह रहा हूं मैं, सुना आपने? डीएस ग्रुप का है, कंपनी का नाम है डीएस ग्रुप। तो रजनीगंधा की टीम जो थी इस कंपनी की, तो उन्होंने इससे पहले जो अपना स्टेटमेंट बनाया था वो ये था। अब सुनो, आपने सुना भी होगा कई लोगों ने,
कि मुंह में हो रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया, ये लाइन सुनी होगी आपने, कितने लोगों ने सुनी थी ऑलरेडी लाइन ये, कि मुंह में हो रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया, सुनी थी ना? बहुत क्रिटिसाइज हुआ था इस पे, भाई तुम 15-20 रुपए का रजनीगंधा खा के कदमों में दुनिया रख लेना चाह रहे हो। मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वो, तो उनकी टीम ने बोला, रिसर्च किया, फिर उनकी एक जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने सजेशन दिया कंपनी को कि सर इसको हम कुछ बदल सकते हैं क्या, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। अपनी टीम चेंज की उन्होंने जब, तो उस टीम ने ये सजेशन दिया कि इसके बजाय हम ये यूज करें। अब नया क्या दिया, अब वो ऐड आपको कभी नहीं मिलेगा कदमों में दुनिया, देख लेना आप, अब नए में कभी वो कैंपेन नहीं चलेगा, अब ये चलता है, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। पॉजिटिव सोचो। तो उसने एड वैड करवाया, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े इंडोर्समेंट, बड़े बड़े एक्टर्स को लेके फिर एड कैंपेन चलाया, कुछ कर ऐसा। देखो ये अभी अच्छा लग रहा है, कुछ कर ऐसा, आप बताना, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। ये सेंटेंस गलत, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। तो कंपनी देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ, मतलब कंपनी का माइंडसेट। और सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, आप हंस रहे हो, बट इन कंपनीज के पास ही बहुत पैसा है, कई हजार करोड़। इवन आपने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते होंगे, आपने देखा होगा स्पॉन्सर में ये इनका नाम जरूर रहता है। और कई ब्रांड तो ऐसे हैं जो 3-3 हीरो को एक साथ लेके आते हैं स्टेज पे, 3-3 हीरो को एक साथ स्टेज पे लेके आते हैं। कितने हीरोज को? 3-3 हीरोज को एक साथ स्टेज पे लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? तो कंपनी है, उनके पास पैसा है। हमारे लिए तो बस इतना जरूरी है, हमें, हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो कंपनी के बारे में जाने बस, उनका है। तो विजन क्या है? कंपनी की फ्यूचर पोजीशन बताता है। क्या बताता है? कंपनी की फ्यूचर पोजीशन, कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कि लास्ट में कंपनी पहुंचना कहां चाहती है। ये कौन आंसर देता है? विजन स्टेटमेंट कंपनी का। ये ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन है। क्या है? एस्पिरेशन। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, वही बात जो मैं बताया था आपको, कि फ्यूचर में बनना क्या चाहता है, ये कौन बताता है? विजन। और इसके लिए कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? विजन सब सिस्टम। सबसे पहले आप आ जाओ, कुछ कंपनीज के विजन डिस्कस करते हैं। जरा एचडीएफसी का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना है एचडीएफसी? बैंक अकाउंट होल्डर भी है? ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ बैंक कितना बैलेंस है, बैंक अकाउंट है ना उसमें, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ एचडीएफसी? कौन? नो। नो नो नो, नथिंग ओवर इफ देयर इज अ स्नेल ओवर, नो। सीए दीपक पारिक। कौन? द फाउंडर ऑफ एचडीएफसी। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी कंपनी है? बताने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक का जो विजन स्टेटमेंट है, जो विजन है, विजन मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो क्या है? अब ध्यान से इसको रीड करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे इसके विजन स्टेटमेंट को। करा अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। पहले तो मुझे पूरी क्लास सोच के बता दे कि ये डोमेस्टिक विजन या ग्लोबल विजन सेट किया इसने, पढ़ के बताना। इसने पूरी दुनिया को कवर किया, सिर्फ इंडिया को कवर किया है? आंखों के सामने आंसर है, देखो बताओ, जैसे ऑब्जेक्टिव में रहता है ना आंखों के सामने। ग्लोबल विजन है। क्या करा इसको? कौन वर्ल्ड क्लास बनना है? कैसा बनना है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है। फॉरेन में भी ब्रांचेस हैं इनकी। वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, इनका विजन क्या है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। एज एन इंडियन बैंक हम पूरी दुनिया के लेवल पे काम करेंगे, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड क्लास। मतलब कि पूरी दुनिया में जो बैंक्स हैं उनसे टक्कर ले रहा है एचडीएफसी। किससे ले रहा है? इंडिया में नहीं, इंडिया में तो नंबर 1 पे चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, पता है आपको? छोड़ो प्राइवेट सेक्टर की, आप इंडिया में टोटल बैंक्स उठा के देख लो, नंबर 1 पे आएगा एसबीआई, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद एक आधा बैंक आएगा, वरना थर्ड नंबर पे एचडीएफसी खड़ा मिलेगा आपको कैपिटलाइजेशन के मामले में।
है या नहीं? तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है। तो ये क्या बता रहा है उसका, वेयर वी वांट टू गो, अल्टीमेट वो कहां लैंड करना चाहता है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। आपको ये याद रहना चाहिए, पेपर एग्जांपल लिखना पड़ेगा आपको, लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे विजन आ गया, फिर आपने एग्जांपल लिख दिया, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी विजन क्या है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। इनका देखो पहले, दो दोस्तों ने मिलके एप्पल बना दिया था, दो दोस्तों ने मिलके फेसबुक बना दिया था, और दो दोस्तों ने मिलके अमेजोन बना दिया था। और बाकी जो दो दोस्त होते हैं बर्बाद क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं बनाते ये सब काम दोस्तों में? तो दोस्त ऐसे रहो कि ऐसी चीजें डेवलप हो। एप्पल का विजन स्टेटमेंट देखो, एप्पल का जो विजन है वो देखो, ये क्या कह रहा है, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। किसको टारगेट कर दिया, सबसे पहले ही बता दिया अपने विजन में। इसने ग्लोबल नहीं, इसने क्या वर्ड यूज कर दिया सीधा, अर्थ। किसको पकड़ा सीधा, तो वो ड्राफ्ट कर रहे हैं विजन, कह रहा है वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। आपने देखा यहां पे गुड बेटर बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोला उसने, ये क्या बोल दिया, वर्ड बाई वर्ड एनालिसिस देखो आप, ड्राफ्टिंग इतना, ये आपको पढ़ने में जितना कम टाइम लग रहा है ना, इसको जब उन्होंने ड्राफ्ट किया होगा ना, इसको बहुत टाइम लिया होगा, थॉट प्रोसेस लगाया होगा, तब जाके ड्राफ्ट हुआ होगा उनसे, क्योंकि कम बातों में सारी बात उनको कवर करनी है। तो कह रहा वी बिलीव, एप्पल कह रहा वी बिलीव दैट वी आर द फेस ऑन द अर्थ एंड टू मेक, हम कह रहे हैं कि ग्रेट प्रोडक्ट अगर बनाना होगा तो इस पृथ्वी का फेस होंगे हम, मेन चेहरा होंगे पृथ्वी का, अगर ग्रेट प्रोडक्ट मतलब हम, एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। लास्ट में ये भी बता दिया क्या, कि ये बदलने वाला नहीं है, जो हमने कसम खा ली है एक बार। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोला एप्पल ने, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट, और जो बदलने वाला भी नहीं है। ये किसका विजन है, एप्पल का। अपने इंस्टीट्यूट का भी देख लो एक बार जरा, आईसीआई का विजन देख लो, और इस विजन को मैं चाहूंगा हर स्टूडेंट को याद रहे, क्योंकि कल को आपसे किसी ने पूछ लिया बड़े सीए कर रहे हो आप, बहुत सीए बन रहे हो, इंस्टीट्यूट का विजन क्या है ये तक नहीं बता पाओगे, और नहीं बता पाओगे बड़े शर्म की बात होगी। आईसीआई का विजन देखो पहले, और देखना इतना डेंजरस विजन है, आप लोग हल्के में लेते हो कई बार। देखो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है इंस्टीट्यूट, और आप पानी फेरने में लगे हुए उसके। देखो वो आपके भरोसे दुनिया से लड़ने जा रहा है, देखो 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 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड आईसीआई का विजन क्या है, 4 पॉइंट्स में बात करता है। पॉइंट 1 में कह रहा है टू बी वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाह रहे हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, मतलब अकाउंटिंग बॉडी है पूरी दुनिया में, हर कंट्री का अपना सीए है, यूएस का सीपीए, राइट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यूएसए बेसिकली। तो पूरी दुनिया का लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी हम बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में लीड करना चाहते हैं अकाउंटिंग बॉडी, मतलब इंडियंस, आईसीएआई अभी सेकंड पे है लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी के मामले में, नंबर 1 पे यूएसए है। कौन है, यूएस, सीपीए। समझ में आ रहा है, तो सी इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, टू बी वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, ये तो कह रहा है सी इंस्टीट्यूट हमें बनना है फ्यूचर में। और दूसरा और क्या बनना है, रेगुलेटर एंड डेवलपर, रेगुलेटर कंट्रोल भी करना है और डेवलप भी करना है। किसको, ये आपकी बात करने वाला देखो, ट्रस्टेड, पहले तो भरोसा किया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, सी इंस्टीट्यूट का सिलेबस है, कह रहा है सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मैं रेगुलेटर भी बनूंगा,
तेरे लिए रेगुलेटर भी बनूंगा, तेरे लिए डेवलपर भी बनूंगा। ये कौन कह रहा है? सी इंस्टीट्यूट। एंड independent professionals, regulator and developer of trusted and independent professionals। ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मतलब रेगुलेट भी करेगा, डेवलप भी करेगा। ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, entrepreneurs चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक अमन गुप्ता, बहुत सारे एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है सी इंस्टीट्यूट? पहले तो हम क्या बनेंगे? वर्ल्ड की लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना है भैया। दूसरा, रेगुलेट भी करना है और डेवलप भी करना है। मतलब अगर किसी सीए ने गड़बड़ काम किया तो सीओपी भी छीन लेंगे उसकी, जैसे अभी सीसीडी वाले केस में एक सीए ने किया था। ज्यादा नहीं किया था, लगभग लगभग 3,000 करोड़ का था कुछ। 3,000 करोड़ को इधर उधर बैलेंस शीट में गेम खेल रहा था। सीसीडी का नाम सुना ही होगा आपने, कैफे कॉफी डे, इंडियन ब्रांड है। बस कुछ इधर उधर किया था तो उसकी कुछ हुआ नहीं, सीओपी छीन ली गई थी। तो वही कह रहा है हम रेगुलेट भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे। किसको? ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स लाइक यू। सी इंस्टीट्यूट कह रहा है हमारा विजन है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल तो बनाएंगे विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी। लो भैया हो गया काम। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? क्या एक्सपेक्टेशन? जरा मैं वर्ल्ड क्लास पर्सन को देख लूँ एक बार जरा सबको। वर्ल्ड क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या विजन है सी इंस्टीट्यूट का? डोमेस्टिक या ग्लोबल? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सी इंस्टीट्यूट किसके बेस पे बोल रहा है? ये देखो, इनके बेस पे बोल रहा है, मतलब आपके बारे में कह रहा है। कह रहा है विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी चाहिए, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी चाहिए। सी इंस्टीट्यूट खुद नहीं करेगा, वो कह रहा है मैं तो बस रेगुलेट करूंगा और तुम्हें डेवलप करूंगा। गलत करोगे तो रेगुलेट करूंगा और तुम्हें डेवलप करूंगा। और वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। किस किस चीज में वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी? मतलब पूरी दुनिया में वो पर्सन तुमसे बेटर नहीं होना चाहिए उस चीज में। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कर रहा, मेरी तरफ मत देखो ऐसा। सी इंस्टीट्यूट कह रहा है। कौन कह रहा है? अब सुन लो भैया जरा, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज आप लोगों को किस में डेवलप करनी है। एक तो भैया अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट को दिल से लगा लो। किसमें करना है? अकाउंटिंग बेटा, सिर्फ अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग नहीं। कहीं कोई सोच रहा हो कि बस जो सिलेबस में है बस वही पढ़ के हो गया, नहीं। ग्लोबल अकाउंटिंग। क्या? ग्लोबल अकाउंटिंग। यूएस का सीपीए भी तुम्हारे सामने पानी भरे आके। अरे सर आप, थैंक यू सर, आपसे एडवाइस मांगे। वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी आपके अंदर चाहिए अकाउंटिंग में। दूसरा, अश्योरेंस में, ऑडिटिंग में। तीसरा, टैक्सेशन में। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम नहीं केवल, अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो। फिर एक वर्ड सुना आपने, इंटरनेशनल टैक्सेशन, सुना होगा। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में भी एक्सपर्ट बनो और इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी को पकड़ो, उसमें भी एक्सपर्ट बनो। तो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट, अश्योरेंस में एक्सपर्ट, टैक्सेशन में एक्सपर्ट, फाइनेंस में भी आपके चाहिए वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी। कैसी चाहिए? वर्ल्ड क्लास। और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें भी कैसी चाहिए? इसमें भी आपकी कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए? वर्ल्ड क्लास। आज के बाद तुम लोग जब ऐड देखोगे टीवी में तो चैनल नहीं चेंज करोगे। कोई घर में कहे ये पागल हो गया क्या, ये ऐड भी देख रहा बड़ी तसल्ली से, तो ऐड और ध्यान से देख रहा है। कहना मम्मी या पापा जो भी बैठे हो रिलेटिव, अरे अरे अंकल मैं रीड कर रहा हूँ कंपनी के थॉट प्रोसेस को, ऐड को रीड कर रहा हूँ बिजनेस एंगल से। वो भी होपलेस हो जाएंगे, अरे भैया ये क्या हो गया, घर में कौन आ गया मेरे। सच में आपको अब जैसे ऐड वगैरह जब कहीं क्राफ्टिंग हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा सोचो क्या स्ट्रेटजी बनाई, पर्पस क्या है कंपनी का। ब्रेन खुलेगा, क्योंकि अल्टीमेट सीए करने के बाद आप आओगे कहाँ? मार्केट में। ये इंटर क्लियर होते ही कहाँ जाओगे? वेलकम टू द मार्केट। और
जब पेपर देते थे तो ऐसा लगता था कि क्यों देना पड़ रहा है। बचपन में स्कूल में पेपर देते तो लगता था कि स्कूल ही बंद हो जाए। बददुआएं इतनी लेता है स्कूल, लेकिन क्या कहें, इतनी एप्लीकेशन जाती हैं बच्चों की कि आज तो कुछ हो ही जाए। हो गया था ना बीच में, वो बददुआएं इकट्ठा हो गई थी ना ज्यादा, तो पूरा एक साल बंद हो गया स्कूल फिर। हाँ। तो बचपन में क्या होता था कि बंद करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते थे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के कुछ बच्चों को। बाकी 99 तो मना ही करते थे, बंद ही रहे सुबह। पेट में दर्द भी हो जाता था कईयों के सुबह सुबह। लेकिन अभी एग्जाम दे के भी ऐसा लगता है कि यार क्यों एग्जाम देना पड़ रहा है। लेकिन जब लाइफ में तो पता चला रियल में कि असली एग्जाम तो लाइफ ले रही है। असली एग्जाम आपका सी इंस्टीट्यूट नहीं लेगा। असली एग्जाम जैसे मार्केट में आओगे ना, कहोगे ये क्या है। अब तो यहाँ मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा नहीं तो मैं तो गया मार्केट से बाहर। तो ये सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंस है। तो अब अपने सी इंस्टीट्यूट का विजन एक एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अभी लिखवा के मैं चेक करूंगा आपसे। 4 पॉइंट्स में सी इंस्टीट्यूट बात करता है। पहले पॉइंट में बोलता है कि हमें वर्ल्ड की लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना है, पूरे वर्ल्ड की। फिर सेकंड पे क्या बोलता है, रेगुलेटर भी बनना है, साथ के साथ डेवलपर भी बनना है। किसको डेवलप करेंगे, ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद, उनके पास क्या होनी चाहिए, विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। और ये वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज किन किन चीजों में होनी चाहिए, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास। एक बार सी इंस्टीट्यूट का विजन सब लोग लिख के दिखाएंगे मुझे। सी इंस्टीट्यूट का विजन, नो योर इंस्टीट्यूट। कभी जाना सी इंस्टीट्यूट में, ज्यादा बच्चे कह रहे मैं भी सीए कर रहा हूँ, वो भी कह रहा है ज्यादा 3-5 करें, कह रहा अच्छा रुको एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो कहेगा पूछो कोई भी क्वेश्चन, उसको पता होगा आप सिलेबस से पूछोगे। और आप सीधा क्या पूछोगे, चल बता दे तू छोटा सा क्वेश्चन, सी इंस्टीट्यूट का विजन बता दे, पसीना हो जाएगा उसको, कहेगा और ये कोई क्वेश्चन है। और फिर उसको बोल देना कि जब तुम सी इंस्टीट्यूट का विजन नहीं, कैसे सीए बनेगा रे तू। 4 पॉइंट्स में आंसर है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 भी उससे कनेक्टेड है 2 से, और 4 भी उसी से कनेक्टेड है। ब्लैक पेन से लिख लिया सबने।
हो गया? 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं? ऊपर की लाइन में इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, आईसीआई ने? वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना है। सेकेंड पॉइंट फिर क्या, कैसे बनो, कैसे बनेगा? यस, ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में? अकाउंटिंग, अश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस और लास्ट में बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी, ये सी इंस्टीट्यूट कह रहा है। अब जैसे कैचअप ब्रांड है, मैंने बताया था आपको, ये जो कैचअप ब्रांड है, किसान किसान ने मान लो एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमें लेस प्रिजर्वेटिव्स यूज करना है या शुगर कम यूज करना है। तो ये अच्छी न्यूज है, निगेटिव न्यूज है? अपने कॉम्पिटिटर के लिए ये स्ट्रेटजी है कि नहीं इन कंपनीज की? पेरेंट्स फील सेफ करेंगे। आपने एक चीज देखा है कि बच्चे के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती कोई प्रोडक्ट खरीदने की, नोटिस किया है? या बच्चे खरीद लेते हैं, जेब खाली होती है उनकी। लेकिन अगर तुमने बच्चों को बच्चों के प्रोडक्ट अच्छे बनाए और बच्चों को पसंद आ गया, तो उनके पास 2-2 पर्सन है पे करने वाले। बात समझ रहे हो? कितने लोगों ने ये मूवी का नाम सुना, क्रिश? क्रिश, जब मैं पीवीआर में देखने गया था, मेरे बगल में 2-3 बच्चे इधर भी बैठे हुए थे सब। पूरे हॉल में 50% तो बच्चे थे पेरेंट्स के साथ। नहीं, कई बच्चे तो ऐसे सीट पे खड़े होके उधर, मैंने कहा ये मूवी देखो, इनको देखो, इतने बच्चे यहाँ पे। फिर मैंने सोचा, अच्छा उस समय नहीं समझ, मैंने कहा ये क्या है, इतने बच्चे आए जा रहे हैं। फिर जैसा अब एग्जिट हो रहा है, अगला शो स्टार्ट, उसमें देख रहे हैं बच्चे, कई बच्चे तो अपने आंख पे वो पता नहीं क्या वो डिजाइनर टाइप का वो बांध के आए थे, वो मास्क होता है ना जो वैसे टाइप का, क्रिश क्रिश। मैंने कहा पीछे कुछ बांध लो ऐसे, पूरा क्रिश बन जाओगे। बच्चे लेके आए थे पेरेंट्स को मूवी दिखाने। और एक और मूवी थी, आपने नाम सुना होगा, जादू जादू जादू, याद आ गया? उसमें भी बच्चों ने प्रेस किया था पेरेंट्स को कि पॉप अप मूवी देखने चलना है। पेरेंट्स को जाना पड़ा। वन ऑफ माई फ्रेंड इज डॉक्टर, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। तो उनकी एक स्ट्रेटजी है कि जब उनके क्लिनिक पे कोई आता है, तो जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, कुछ टॉयज वगैरह छोटे मोटे रखे रहते हैं, और समटाइम्स बलून्स भी लगे रहते हैं। ऐसे बलून सुनो लगवा देते हैं, वहाँ लगे रहते हैं। तो जैसे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। अब इंजेक्शन के नाम पे किसको डर नहीं लगेगा? अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है, वो तो बच्चे हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे द वे वो हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स को। बिजनेस एंगल से देख रहा हूँ मैं अभी, जब द वे दे हैंडल द चिल्ड्रन, तो बच्चों को भी नहीं पता होता खेल खेल में तेरे साथ क्या हो गया। जैसे ऐसे दिखाते हैं इंजेक्शन के दिन, ओ वाओ ब्यूटीफुल टॉय, वाओ बेटा ये वो, ऐसे करते करते, और पहले उसके हाथ में चॉकलेट दे देंगे, ओ चॉकलेट चॉकलेट ऐसे करके सुई लग गई, पता ही नहीं चला। थोड़ी देर रोता है, कहते हैं ये क्या, ऐसे समझाते हैं तो रोता ही नहीं। फिर कई बार बच्चे रोते रोते फिर एक बलून पकड़ लेते, वो लेके फिर जा रहे। और आपको पता है, जब कभी वो बच्चे बीमार होते हैं तो किसी और डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं, वो कहते हैं अंकल अंकल, रिपीट कस्टमर, वहीं जाना पसंद करता। इंजेक्शन भी ले रहे हैं, डर भी है, दहशत भी है, फिर भी वहीं जाना है। दिस इज द मार्केटिंग टैक्टिक्स, मार्केटिंग जिमिक। पेरेंट्स भी खुश होते हैं। अगर सपोज दैट आपका कोई रेस्टोरेंट है, राइट, सुनो ध्यान से, तो पैसे कमाने का बता रहा हूँ तरीका, ऐसे मतलब पैसे कमाओ स्ट्रैटेजी। आपने एक रेस्टोरेंट चेन खोली, आप कहोगे सीए बन के कोई रेस्टोरेंट चलाता है, अभी नाम लूंगा तो फिर वो छोड़ जाएंगे। सीए बन के बिजनेस ही, सीए कभी भी जॉब करने के लिए नहीं बनाया जाता, पता है आपको? इसीलिए सी इंस्टीट्यूट का विजन अभी आपने पढ़ा, वहाँ कहीं जॉब के बारे में लिखा है?
वहां वर्ड यूज हुआ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। क्या बोला हुआ है? सीए का कोर्स कभी भी आपको जॉब के लिए नहीं बनाया गया है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल या तो एंटरप्रेन्योर बनो या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड बनो, इसलिए सीए सिलेबस है। बेसिकली आपको एडवाइजर बनाया जॉब में नहीं। तो रेस्टोरेंट आप ओपन करें, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, कैश काउंटर पेमेंट कर रहे हैं, बच्चों को एक चॉकलेट 10 रुपए की पकड़ा दी आपने, क्या गया? टॉफी पकड़ा दी बच्चों को। पेरेंट्स को अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? वाह, मतलब सरप्राइज है। क्लाइंट आता है आपके पास बार, खींचा चलाता है, सर्विस विद स्माइल। ये सब आज के टाइम में बताओ कितने रिलेवेंट है या बहुत ज्यादा रिलेवेंट है? एक बार मैं स्टारबक्स के बारे में पढ़ रहा, कितने लोग पता है स्टारबक्स ब्रांड? स्टारबक्स चाय बनाता है ना, क्या बनाता है? अच्छा, ठीक है, पता है आपको। तो स्टारबक बेसिकली कॉफी के लिए जाना जाता है, राइट? और स्टारबक का जो सीईओ था स्टारबक्स का, तो उसने कहा यार देखो कॉफी तो हमसे बेटर भी लोग बना देंगे आने वाले टाइम में, पर हमसे सस्ता बेच देंगे वो। ये बात उसको डे वन पे पता थी कि कॉफी हमसे सस्ती बना देंगे लोग और हमसे सस्ता बेच देंगे। तो वो प्राइस में नहीं गया कि प्राइस हम जो अपना रखना है स्टैंडर्ड वही रखेंगे। स्टारबक्स कभी नहीं कहता कि मैं कॉफी बेचता हूँ। स्टारबक्स डोंट सेल यू कॉफी, दे सेल यू एक्सपीरियंस। कितने लोग ये सेंटेंस समझ गए? क्या मतलब इसका? कई जगह जाते हो आप कहते हो कि भाई ये चीज बाहर 100 रुपए की भी तो मिल सकती थी। अब जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, इंडिया का, मतलब रेस्टोरेंट क्या, वो होटल ही है, बहुत फेमस होटल है, इंडिया का नंबर वन ही कह लो। कह लो क्या है, ये नंबर वन वो। तो जब मैं एंट्री मारी उसमें, ताज की बात कर रहा हूँ, ताज जयपुर, तो मैंने एंट्री मारी तो जनरली वो थाली मुझे बाहर 300-400 की मिल जाती, ताज में थी 9,000, 9,000 कितनी। और टिप्स को अगर मैं 1,000 टिप्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ तो 10,000 की बिलिंग थी मेरी। अब वो थाली बाहर कितने की मिलती? 100 रुपए नहीं, 100 तो नहीं, 500, 1000, 2,000 में तो बहुत अच्छा मिल जाता। बट दे डोंट सेल यू द थाली, दे आर सेलिंग द एक्सपीरियंस, दे आर सेलिंग द एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, उसका पैसा लेते हैं वो, प्रोडक्ट का नहीं है। प्रोडक्ट तो सस्ता ही आ जाएगा, कोई इतना महंगा नहीं है, कोई मतलब अमेरिका से नहीं आ रही है पनीर मेरे लिए। टेस्टेड होता होगा, मैं मान लेता हूँ वहाँ टेस्टेड होता होगा सब कुछ, बट ये नहीं कि भैया दूसरे ग्रह से इंपोर्ट कराई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट दे आर सेलिंग द एक्सपीरियंस, वहाँ का अरोमा, वहाँ का एनवायरमेंट, उसके पैसे देते हो आप। मॉल में जाते हो, अभी आपके घर वाले जब, अच्छा एक बार वेजिटेबल्स लेने जाते हो, सब्जियां वगैरह लेने जाते हो कि नहीं लेने जाते? या आप लोगों को फ्री कर रखा है घर वालों ने? कभी कभी तो जाते ही होगे। जब आप जाते होगे आपने देखा होगा मार्केट में फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, अगर फ्रेश लेके आया कोई पर्सन, लेकिन आप उससे तब भी डिस्काउंट मांगते हो। जैसे आपने पूछा भैया ये मैम 100 रुपए किलो, क्या भैया आप भी 100 रुपए किलो, वो भी 50 में दे रहा था। अरे मैडम इतना महंगा लेके आया हूँ, 70 में आपको दे दूंगा। यहाँ आपने उससे डिस्काउंट मांगा, और जबकि वो फ्रेश सब्जी लेके आया है मॉल में। द मोमेंट यू एंटर इनटू स्मार्ट बाजार या बिग बाजार सो कॉल्ड, वहाँ भी वेजिटेबल्स मिलती हैं, वहाँ क्या डिस्काउंट मिलेगा? और हो सकता है सब्जियां इससे बेटर ना हो, फ्रेश सब्जियां जो मार्केट में लाते हैं उतनी बेटर नहीं होती, एक दिन 2 दिन स्टॉक हो ही जाता है उनका, वहाँ डिस्काउंट क्यों नहीं मांगते? ऑल अबाउट द मैटर ऑफ एम्बियंस, ऑल अबाउट द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, यस या नो? हम एक्सपीरियंस का पैसा देते हैं, प्रोडक्ट का नहीं। मतलब दिखाया ऐसे जाता है। अब फोन्स का भी देख लो आप, फोन ही क्यों छूट रहा है, उसको भी ले लेते हैं।
हर कंपनी फोन बना रही है अपना अपना। अब कुछ कंपनियां हैं जो क्रॉस कर रही हैं लिमिट। क्रॉस कर रही हैं लिमिट का मतलब है प्राइस के मामले में। वो भी तो फोन ही बेच रहे हैं ना, है तो फोन ही, इतना महंगा क्यों? क्या है? प्रेस्टीज, इमेज, स्टेटस सिंबल। A product will show you your status symbol. A person will show you, your character will show you your status symbol. एक्चुअल में आपका जितने बड़े ब्रांड आज इंडिया के हुए हैं, जो लोग हुए हैं, उनके व्यक्तित्व में निखार की वजह से जाने जाते हैं, प्रोडक्ट की वजह से जाने जाते हैं। भगत सिंह आईफोन यूज करते थे क्या? अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते कि नहीं जाने जाते? योद्धा क्लैन, महाराणा प्रताप आईफोन के लिए जाने जाते थे या अपने व्यक्तित्व के लिए? आज भी जीवित है कि नहीं? वो जीवित नहीं है, ये लोग जीवित नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जीवित है अभी कि नहीं? मेरा ये बात बता। चंद्रशेखर आजाद आईफोन यूजर थे? नो, स्टिल रिमेंबर बिकॉज ऑफ देयर व्यक्तित्व। बट आज के टाइम में जो आप कह रहे हो, उससे जो भी कनेक्ट करता है वो थोड़ा सा अलग है, बट वो हो गया है थोड़ा सा जनरलाइज टर्म्स में, क्योंकि सब हर बंदा समझदार नहीं होता, तो वो हो गया है। और उसी का फायदा कौन उठा रहा है? कंपनीज। 10,000 कॉस्टिंग आ रही है बैग की, 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। परफ्यूम बन रहा है 3,000 में, बेचा जा रहा है 30,000 में, लाख रुपए में। और वो सब क्या है? तुम्हारी एस्पिरेशंस को कंपनी ने यूज किया है और उसको ब्रांड का नाम देके अच्छा महंगा बेच रही है। क्वालिटी भी होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट क्वालिटी और प्राइस, सो डिफरेंस। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया की, तो इंडिया के लिए ये डेंजर सिंबल है। डेट बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का। पहले के जो ऑडियंस होते थे वो सेविंग्स में ज्यादा बिलीव करते थे। आपने पेरेंट्स को देखो, आज के लोग कर्जे पे जी रहे हैं। ये मैं नहीं बोला, मेरी तरफ मत देखो, डेट रिपोर्ट आई है कि 70% आईफोन यूजर्स, 70%, यस यू हैड राइट, 30% को छोड़ के 70% लोन में चल रहे हैं। 80% कार यूजर्स लोन में चल रहे हैं। 80%। क्या ये आईफोन, ये कार, क्या एसेट है फ्यूचरिस्टिक या डेप्रिशिएटिंग है? की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? यस। एक्चुअल में अगर घर खरीदते तो ये डेप्रिशिएटिंग है एप्रिशिएटिंग? आई एम सो सॉरी, इंडियंस आर नॉट परचेजिंग द होम। वो सिर्फ 10%। कितने परसेंट? 10%। एक्चुअल पीपल आर बिजी इन बाइंग द लाइबिलिटीज। किसमें बिजी हैं? इकोनॉमी के लिए क्या बेटर रहता है? ज्यादा एसेट्स बिल्ड करो। पहले के पेरेंट्स क्या बिल्ड करते थे, आज के लोग क्या करते हैं? हालांकि मैंने भी ले रखा है लाइबिलिटी, लेकिन मैंने फुल पेमेंट, मैंने सीधा बोलता हूं, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई विल नॉट लुक इन टू द लोन्स। मुझे जाना है, अगर मुझे लेना है 1,60,000 का फोन, तो सीधा पेमेंट मारना वहां पे एक सेकंड में, तब लूंगा, वरना तब नहीं लूंगा। क्योंकि वो मेंटल ट्रॉमा, और इकोनॉमी के लिए भी मेंटल ट्रॉमा है, एज अ होल इकोनॉमी के लिए। पहले इंडियंस ऐसे नहीं थे। ये जनरेशन हो रही है, और ये क्यों हो रही है पता है आपको? यार क्या लाइफ है इसकी, यार देख क्या लाइफ है। मैं दिल्ली में ही बैठी हूँ, ये तो वहां जा रही है।
वी स्टार्ट द कंपेयरिंग और कंपनीज उसका फायदा उठाती हैं। आपको बस दिखाया जा रहा है, बाद में फिर वो बेचा जाएगा। आप लोगों का दिमाग तब नहीं चलता जब ये कंपनियां करोड़ों हजार करोड़ रुपए ऐड पे खर्च करती हैं। कभी सोचते नहीं पानी की तरह पैसा बहाती है, आपको प्राइस नहीं पता कि एड स्लॉट की कितनी कीमत है। आईपीएल में 10 सेकंड का एड का एवरेज प्राइस क्या है, गेस करो सब लोग। एसएम की क्लास है तो इसलिए बिजनेस पर्पज से बात करूंगा मैं। और अगर फाइनल्स है तो फिर तो छोड़ ही दो। ऐसे नहीं, 47,000 की 47,000 करोड़ के सैटेलाइट राइट्स बेचे जाते हैं। 47,000 करोड़। ऐसे नहीं 8,000 करोड़ की तो एक टीम बिकती है, 7,000 करोड़ की आईपीएल्स में, देखा था आपने। और फिर ये देखो ऐड जो आते हैं पैसे को ट्रेन कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं नूडल्स, क्या दिखा, येलो पैकेट दिख गया ना, क्यों दिखा, सोचा कभी। यस, इतना दिखाया, इतना दिखा कि खोज कुछ और दिखता ही नहीं। मैं हैरान रह गया था एक बार, पहाड़ों पे जैसे गाड़ी रोक के फिर थोड़ा 2-3 किलोमीटर अंदर, तो स्टूडेंट लाइफ में जैसे भी 4 और साल पहले, 4-5 साल पहले, मैं और हम लोग दोस्त थे, हमने कहा यार रुको थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। और ऊपर पैसे चलते चले गए, वहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं था। 2-3 किलोमीटर ऊपर जाके देखे तो वहाँ पे हमने कहा यार यहाँ तो वीरान वीरान सा था। देखा एक टूटी फूटी कुटिया टाइप की खोल रखा था एक ने दुकान, पता नहीं क्या था। हम कहे ये क्या है, देखते तो वहाँ चाय वाय भी बन रही थी। साइड में जब मैंने ऐसे देखा तो वहाँ कोई और ब्रांड नहीं लेकिन मैगी रखी हुई थी। आई गॉट शॉक कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एंगल से देख रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है कि जहां लोग नहीं पहुंच सकते वहां क्या पहुंच रहा है, मैगी पहुंच रहा है। एक्चुअल में आपने भी कई जगह देखा भी होगा ये बात। क्वेश्चन नहीं आता क्या आपके दिमाग में, आपके जहन में सवाल क्यों नहीं आते, अब आएंगे जाओगे तो। और एक मिनरल वाटर भी आप देखते होगे एक स्पेसिफिक ब्रांड का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इतना दिखता है कि आज मैं कोई भी वाटर बेचूं आपको क्या दिखता है, बिलबेरी, बिलसेरी। अब मांगते क्या है ये, कमॉन, पता है मैं अब मेरा भी माइंडसेट ऐसा हो गया था क्योंकि इतना ऐड देखा हूं, वो ब्रेन में सेट हो गया था कि जैसे मैं कभी ना कभी ये नहीं कहता मिनरल वाटर दे दो भैया। आप बोलते होगे मिनरल वाटर दे दो, आप लोग क्या बोलते हो, अच्छा आप भी उसी क्लेन से हो, यही मांगते हो ना, या ये बोल दो सर मिनरल वाटर, अब बोल देना अब से कोई बात नहीं, बट जनरली हम क्या मांगते हैं, ऐसा क्यों। कभी सोचा अपने अपने बिहेवियर को सोचो, आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा। क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन है सबकॉन्शियस, उसने ट्रेन कर दिया है। आप कभी कहते हो एक्वाफिना दे देना, कहते हो क्या, किनले दे देना, कभी बोलते हो क्या, क्या बोलते हो सीधा, बिस्लरी। पावर ऑफ ब्रांडिंग, कंपनीज पैसा खर्च करती हैं इस पे। इतना दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा तुम्हें मैं, तुम्हें लगेगा मैं खरीद तो रहा नहीं हूँ, लेकिन वो तुम्हारे जहन में तो जा रहा है ना, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 1 साल तक देखते जाओगे, देखते जाओगे, फ्यूचर में तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो चुका है, तुम्हें खुद ही नहीं पता। कहीं लेना होगा सीधा बोलो भैया बिस्लरी है क्या, योर बाइंग हैबिट्स विल स्टार्ट नाउ। द पावर ऑफ ब्रांडिंग, इसलिए खर्चा करती हैं। कई लोग सोचते हैं फालतू खर्च कर रही हैं कंपनियां, फालतू नहीं है वो। अभी मैं आपको बताऊं आपकी फील्ड का ही नाम तो सुना होगा, सीएमएन गुप्ता, हम भी बना लेंगे बोट। तो आपको कितने लोगों को पता है जब बोट ने अपनी ब्रांडिंग शुरू की थी तो
सेलिब्रिटीज को बहुत अच्छे से इंडोर्स करके एग्रेसिव मार्केटिंग करवाई थी उसने, अमन ने। कियारा आडवाणी से लेके, शिखर धवन से लेके, विराट कोहली से लेके हनी सिंह तक। एक बच्चा कह रहा हनी सिंह कैसे? अभी वाला हनी सिंह नहीं, पहले वाला जब टॉप पे था। एक गाने में देखना, हनी सिंह बोट के स्पीकर यहाँ सिर पे यहाँ पे लग के घूम रहा है, डांस कर रहा है उस गाने में, जब वो ओनली वन था इंडस्ट्री में, तब भी उससे ऐड करवाया। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का नाम सुना है? आरसीबी, आरसीबी सुना है आपने? कैप पे यहाँ साइड में देखना क्या लिखा रहता है, देख रहे हो आप? ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत किया उसने। इसीलिए तो जेबीएल से निकला, उसने कहा कि 20% सैलरी, 20% सैलरी बढ़ेगी तेरी अमन। जेबीएल के सीईओ ने कहा, अमन ने कहा मेरी सैलरी बढ़ा दो। जेबीएल कह रहा 20% बढ़ा देंगे। जेबीएल से सुना है? साउंड है, बेस है उसमें भी। तो अमन ने कहा कि मुझे कम से कम 50% की हाइक चाहिए। कितनी चाहिए? 50%। इतना काम कर रहा हूँ, कंपनी अच्छा कर रही है सर, 50% तो बढ़ाओ सैलरी। तो जेपीएल ने कहा कि पागल हो गया क्या अमन, इंडस्ट्री नॉर्म्स नहीं है ये। इंडस्ट्री नॉर्म मतलब उस फील्ड में, पूरी इंडस्ट्री में इतने परसेंट नहीं बढ़ता। उसने कहा सर क्या मैं मेहनत इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से कर रहा हूँ? जेपीएल प्रॉफिट में जा रहा है, मुझे 50% चाहिए, मुझे इससे लेना देना इंडस्ट्री में। 20%, 25% लास्ट में रेडी हुआ वो। तो मैंने कहा कि नो, नहीं हो पाएगा सर। हाथ मिलाया, बोलता मिलते हैं मार्केट में। क्या बोला? मिलते हैं मार्केट में। कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं पे पहुंचोगे। अगर उसने, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में। ईश्वर जब तुम्हें कहीं से निकाले तो खुश हो जाना चाहिए, कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कुछ बड़ा। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। वहां से निकला वो, जो कल तक बस 1 करोड़ की सैलरी के लिए कर रहा था कि 50 लाख और बढ़ जाए, मेरे 30 लाख और बढ़ जाए, वो आज 1000 करोड़ प्लस पे चला गया। वैल्यूएशन देखो आप। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारी चीजें फॉलो की उसने, और आज देख लो क्या हो गया। यही चीजें लाइफ में। अच्छा, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी सिंपल वर्ड में समझ लो। जैसे बारिश आने वाली है और मैं छाता खरीद लूं, तो मैं प्रोएक्टिव बोलूंगा, रिएक्टिव बोला जाएगा? प्रोएक्टिव प्लेयर हूं मैं। बारिश शुरू हो गई, अब मैं दौड़ रहा हूं छाता खरीदने, रिएक्टिव। समझ आ रहा है? प्रॉब्लम आने वाली है, उससे पहले सॉल्यूशन तैयार कर लिया मैंने। फेल होने से पहले मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। फेल होने के बाद, वो सदमे वाले दिन के बाद पढ़ाई शुरू की, रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होती है? प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम प्रोएक्टिव एक्शंस लेंगे, पहले से ही करके रखेंगे एक्शंस मैनेजर्स, तो कंपनी की मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों इंप्रूव रहेगी, राइट? और रिएक्शंस कब लिए जाते हैं? जब अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन, डायनेमिक बिजनेस, कि जब अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हो जाए, जो नहीं चाहते थे वो हो गया। भाई मेरी कंपनी थी, मान लो मेरी कंपनी लेट से कोई प्रोडक्ट बना रही थी, अभी अचानक से कोविड आ गया इंडिया में। मैंने कहा अब तो वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, एक काम करो मास्क बनाना शुरू करो, सैनिटाइजर्स बनाना शुरू करो। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, रिएक्टिव है ये? रिएक्टिव, क्योंकि वो चीज हो गया तो मैं कोशिश कर रहा हूं। और कंपनीज को प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी करना चाहिए, रिएक्टिव, या दोनों? दोनों, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, दोनों स्ट्रेटजीज अप्लाई करना चाहिए अगर कंपनी को हिट करना है मार्केट में। तो पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? आप किस टाइप में हो, किस कैटेगरी में हो आप? प्रॉब्लम आने के बाद काम करना शुरू करते हो, या प्रॉब्लम आने से पहले ही काम कर लेते हो, या दोनों? दोनों। कुछ लोग होते हैं जो हादसे का इंतजार करते हैं। किसका? हादसे का। और जिंदगी में कुछ बड़ा होने के लिए हादसा होना जरूरी है। तभी मैं बोलता हूं कि पालोगे सब कुछ, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
पालोगे सब कुछ, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, और जला दोगे दुनिया हमको, बस एक चिंगारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चिंगारी। थैंक यू सो मच, हैविंग वंडरफुल सेशन, सी यू नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे आगे।